गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ महामारियों का, जिसने चिकित्सा को बदल दिया। ये 1849 का सेंट लुइस का हैजा प्रकोप का है। ये जो है, जिस विषय पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, करीब 2 शताब्दी पहले 1849 में अमेरिका के सेंट लुइस शहर में, और उस समय एक अत्यंत भयावह महामारी के बीच में हैजा का आया था। आज का हमारा विषय है महामारियां जिन्होंने चिकित्सा को बदल दिया, और 1849 में का सेंट लुइस जैसा हैजा प्रकोप। और विशेष रूप से हम इसके ऐतिहासिक घटना को देखेंगे होम्योपैथिक दृष्टिकोण से। 1849 का हैजा प्रकोप सेंट लुइस को बुरी तरह प्रभावित किया, और प्रस्तुत ऐतिहासिक विवरण के अनुसार 4000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, और यह उस समय शहर के लगभग 4% जनसंख्या के बराबर था। और 19वीं शताब्दी में उस समय में चिकित्सा सुविधा आज जैसी नहीं थी। ना आधुनिक इंटेंसिव केयर यूनिट था, ना आज जैसा इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी था, और ना ही माइक्रोबायोलॉजी। और हैजा के कारणों और उसके प्रसार की वैज्ञानिक समझ भी अभी तक विकसित हो रही थी। इसलिए यह महामारी चिकित्सकों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इस संकट के बीच दो होम्योपैथिक चिकित्सक उल्टे और एवरन ने हैजा के रोगियों के उपचार पर अपना अनुभव दर्ज कर रहे थे। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़े अत्यधिक उल्लेखनीय है। 1613 रोगियों का उपचार हुआ, 51 की मृत्यु हुई, और लगभग 3.2 मृत्यु दर है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, हमें इन आंकड़ों को कैसे देखना चाहिए? क्या इन्हें तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या इन्हें तुरंत अस्वीकार कर देना चाहिए, या इनकी जांच करनी चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तीसरा रास्ता ही सबसे उपयोगी है। रिपोर्ट में दी गई मृत्यु दर इतनी असामान्य मानी गई कि आलोचकों ने इसके अभिलेख की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया। अर्थात विवाद केवल उपचार को लेकर नहीं था, आंकड़ों की सत्यता पर भी उठाया गया। चिकित्सकों का परिणाम को गलत प्रस्तुत करने के आरोप लगाए गए। यह चिकित्सा इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि यह हमें आज भी प्रासंगिक और सिद्धांत की याद दिलाता है। असाधारण दावों का सावधानी पूर्वक जांच होना चाहिए। सत्यापन प्रस्तुत ऐतिहासिक विवरण के अनुसार अल्फांसो टैफ्ट की अध्यक्षता में एक विशेष आयोग गठित किया गया। आयोग ने कथित रोगियों की अभिलेख की घर घर जाकर जांच की। उद्देश्य यह जानना था कि क्या वास्तव में ये रोगी मौजूद थे, और क्या दर्ज किए गए परिणाम वास्तव में थे। और प्रस्तुत स्रोत के अनुसार आयोग ने पुल्टे और एवरन के आरोपों से मुक्त कर दिया तथा उनके अभिलेखों की सत्यता की पुष्टि की। यह इस पूरे प्रसंग को शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चिकित्सकों ने केवल यह नहीं कहा हमारे रोगी ठीक हो गए, उनके परिणाम इतने असाधारण माने गए कि स्वतंत्र जांच की गई, और प्रस्तुत ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार जांच ने उन अभिलेखों की पुष्टि की। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अंतर समझना आवश्यक है। एक ऐतिहासिक केस सीरीज मूल्यवान हो सकता है, यह प्रश्न उत्पन्न करती है, वह चिकित्सा के अनुभव को संरक्षित कर सकती है, वह आगे के शोध को प्रेरित कर सकती है, लेकिन ऐतिहासिक केस सीरीज को आधुनिक कंट्रोल्ड क्लिनिक ट्रायल के समान नहीं माना जा सकता है। हमें इस प्रस्तुत विवरण से यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता है कि रोगियों का चयन किस प्रकार हुआ, निदान किस प्रकार स्थापित किया गया, रोगी की गंभीरता कैसे वर्गीकृत की गई, सभी रोगी तुलनीय थे या नहीं, और अन्य उपचारों का क्या प्रभाव था, और आधुनिक मानकों के अनुसार आउटकम की परिभाषा क्या थी। इसीलिए 3.2 मृत्यु दर को ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन के रूप में देखना उचित है, न कि आधुनिक वैज्ञानिक मानकों के अनुसार स्वतः होम्योपैथी की एफिशिएंसी का प्रमाण मानना। फिर यह घटना होम्योपैथी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्या है? इस घटना का महत्व केवल मृत्यु दर के आंकड़े में नहीं, यह महामारी के दौरान किए गए क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। उस समय विभिन्न चिकित्सा प्रणालियां समानांतर रूप से कार्य कर रही थी। होम्योपैथिक चिकित्सकों के परिणाम चिकित्सा जगत में एक व्यापक प्रश्न का हिस्सा बन गया, और विश्वसनीय चिकित्सा प्रमाण किसे माना जाए, और यह प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा महत्व है। इस ऐतिहासिक घटना में जो मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा में से एक है, जो देखा जाए उसे व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाए। यदि किसी चिकित्सक ने 100 रोगियों का उपचार किया तो उनके परिणाम दर्ज होने चाहिए। यदि असाधारण सुधार हुआ तो उसे दर्ज कीजिए। यदि उपचार असफल रहा उसे भी दर्ज कीजिए। यदि रोगी की स्थिति बिगड़ी उसे उन परिस्थितियों के भी दर्ज कीजिए। और यदि कोई चिकित्सक परिणाम का पर प्रश्न उठाते हैं तो मूल अवलोक के जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए। चिकित्सा केवल दावे से आगे नहीं बढ़ता, वह आगे बढ़ता है दस्तावेजकृत और जांच योग्य के ऑब्जर्वेशंस में। होम्योपैथिक के दृष्टिकोण से यह क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकित्सक रोगी की लक्षण, विशेषता, मॉडलिटी, कॉन्कॉमिटेंट, सामान्य चिकित्सा और टोटलिटी का अध्ययन करता है। लेकिन महामारी की स्थिति में एक और आयाम महत्वपूर्ण है, एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। चिकित्सक को यह भी समझना होगा समुदाय में क्या हो रहा है, कितने लोग प्रभावित हुए, महामारी की प्राकृतिक कोर्स क्या है, मृत्यु दर कितनी है, रोग की गंभीरता किन बातों पर से प्रभावित होती है, कौन सा उपचार दिया जा रहा है और परिणाम क्या है। यहीं पर होम्योपैथिक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और आधुनिक एपिडेमियोलॉजिकल मेथडोलॉजी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में के संबंध में चर्चा करेंगे। सेंट लुइस का यह विलेख अनेक वैज्ञानिक प्रश्न उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, क्या ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड का व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सकता है? क्या रोगियों की क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पुनर्निर्मित किया जा सकता है? क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पहचाने जा सकते हैं? क्या आउटकम स्वतंत्र रूप से वेरीफाई किए जा सकते हैं? क्या ऐसे ऑब्जर्वेशन को दोहराया जा सकता है? क्या आधुनिक रिसर्च मेथोडोलॉजी के माध्यम से इन प्रश्नों की जांच की जा सकती है? ये प्रश्न केवल क्या होम्योपैथी सफल थी, ये इससे कहीं अधिक विज्ञान तभी आगे बढ़ता है जब प्रश्न टेस्टेबल बनता है। हैजा हमें चिकित्सा के विकास की ओर क्या सिखाता है? हैजा स्वयं आधुनिक एपिडेमियोलॉजी के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 19वीं शताब्दी में हैजा महामारियों ने रोगी के भौगोलिक विवरण और सांख्यिकी अध्ययन की आवश्यकता को अब समझने में योगदान दिया। यह इतिहास हमें बताता है चिकित्सा ज्ञान निरंतर विकसित होती है। कुछ विचार के बाद स्थापित सिद्धांत बन सकते हैं, कुछ विचार जिन्हें कभी अत्यंत प्रभावशाली माना गया था बाद में बदल सकते हैं। इसीलिए चिकित्सा को होना चाहिए अवलोकनशील और पारदर्शी और नए प्रमाणों के प्रति खुली। तो आधुनिक होम्योपैथिक शोध के लिए संदेश है, सेंट लुइस ऐसे ऐतिहासिक अभिलेखों का उपयोग केवल होम्योपैथी के समर्थन में भाषण देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इनसे रिसर्च क्वेश्चन उत्पन्न किए जाने चाहिए। हमें पूछना चाहिए वास्तव में क्या देखा गया था, इसे कैसे दर्ज किया गया था, क्या इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि हो सकती है, क्या इसे दोहराया जा सकता है, क्या वैकल्पिक कारणों को अलग किया जा सकता है, क्या आधुनिक रिसर्च डिजाइन से इसकी जांच हो सकती है। इस प्रकार ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन, रिसर्च हाइपोथेसिस और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस का मार्ग बनता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड और वैज्ञानिक जिम्मेदारी है। मान लीजिए कि किसी महामारी में किसी विशेष उपचार पद्धति में के अंतर्गत असामान्य रूप से अधिक रोगी स्वस्थ दिखाई देते हैं, तो हमें यह तुरंत नहीं कहना चाहिए कि यह संभव या झूठ है, लेकिन हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि असाधारण और इसलिए सिद्ध हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहेगा यह रोचक ऑब्जर्वेशन है, इसकी जांच कीजिए। यही वैज्ञानिक अनुसंधान की भावना है। ऐतिहासिक एविडेंस का वास्तविक महत्व है। ऐतिहासिक अभिलेख हमें बताते हैं उस समय चिकित्सकों ने क्या देखा, रोगियों ने क्या अनुभव थे, कौन सा उपचार किए गए, क्या परिणाम दर्ज हुए और चिकित्सा समुदाय ने असामान्य परिस्थितियों की कैसी प्रतिक्रिया दी। इसीलिए सेंट लुइस का यह प्रश्न चिकित्सा इतिहास में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और हम इसके थेराप्यूटिक इंटरप्रिटेशन को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, यह घटना फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें दिखाती है कि चिकित्सा में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, मेडिकल अथॉरिटी, इसके टीम और वेरिफिकेशन के बीच में कितना संबंध महत्वपूर्ण है। तो होम्योपैथिक चिकित्सक और शोधकर्ता होने के नाते हमें ऐतिहासिक एविडेंस को ना तो छिपाना चाहिए, ना ही बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना चाहिए। हमें चाहिए ऐतिहासिक क्लिनिकल रिकॉर्ड को संरक्षित करें, उसे आलोचनात्मक अध्ययन करें
उसके मेथडोलॉजी लिमिटेशंस को स्वीकार करें और जहां वे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न करते हैं वह आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से जांच करें। यही रास्ता होम्योपैथी को हिस्टोरिकल क्लेम से रिसर्च क्वेश्चन और फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तक ले जा सकता है। इस घटना ने केवल होम्योपैथी के लिए नहीं बल्कि पूरी चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक संदेश छिपा है। यदि कोई उपचार प्रभावी प्रभावित होता है तो उसकी जांच कीजिए, यदि असफल होता है उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, यदि कोई ऐतिहासिक दावा असाधारण है उसका वेरिफिकेशन कीजिए और यदि एविडेंस किसी स्थापित धारणा से अलग दिखाई देती है उसके विरोधाभास का अध्ययन कीजिए। चिकित्सा का उद्देश्य किसी एक प्रणाली को हर कीमत पर सही सिद्ध करना नहीं होना चाहिए। हमारा वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए रोगी के लिए वास्तव में क्या उपयोगी है इसे समझना। साथियों, 1849 का सेंट लुइस कॉलरा एपिडेमिक केवल एक महामारी की कहानी नहीं है, यह मानव पीड़ा की कहानी है, एक चिकित्सकीय प्रयास की कहानी है, यह विवाद की कहानी है और यह सत्यापन की शक्ति की कहानी है। प्रस्तुत ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार उल्टे और एवरन ने 1613,000 रोगियों का उपचार किया और मृत्यु दर 51 मृत्यु दर किए, जिसे 3.2 मृत्यु दर बनती है। इन परिणामों पर प्रश्न उठाए गए, अभिलेखों की जांच हुई और प्रस्तुत ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार आयोग ने उन अभिलेखों की सत्यता की पुष्टि की। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन आंकड़ों की व्याख्या करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। ये आंकड़े अपने आप में आधुनिक कंट्रोल क्लिनिकल एविडेंस का स्थान ले सकते हैं, फिर भी वे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उत्पन्न करते हैं। जब कोई चिकित्सक की ऑब्जर्वेशन असाधारण दिखाई दे तो क्या हमें उन्हें तुरंत अस्वीकार कर देना चाहिए या नहीं, और क्या हमें बिना जांच के उसे अंतिम सत्य मान लेना चाहिए, यह भी नहीं। सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा ऑब्जर्व, डॉक्यूमेंट, वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेशन। इतिहास हमें ऑब्जर्वेशन देता है, विज्ञान हमें इन्वेस्टिगेशन की पद्धति देता है और जिम्मेदार चिकित्सा रोगी के हित में केंद्रित होता है। तो साथियों, इस विषय को मैंने कॉलरा इन सेंट लुइस, जो कि क्वार्टरली होम्योपैथिक जर्नल 1851 में पब्लिश हुआ था, उसके आधार पर मैंने इसको लेख तैयार किया हूँ। तो इसके साथ आज का सेशन मैं समाप्त करूँगा। हम लोग फिर मिलेंगे इस सेशन में। थैंक यू वेरी मच।